नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के घर में घुसे सांप की। तो बारिश और उमस के कारण सांपों के बिलों के से घरों में घुसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही हुआ कुछ सीएम पुष्कर धामी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के घर पर तब हड़कंप मच गया जब एक जहरीला सांप सीएम के घर के अंदर घुस गया। मामला सीएम के खटीमा स्थित नगरा तराई वाले घर का है, जहां पर एक मोटा जहरीला सांप घुस आया। 2 दिन तक सांप घर के अंदर ही छिपा रहा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। आखिरकार बुधवार को घर में घुसे सांप को 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट टीम ने खोज निकाला और रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान सीएम का कोई भी पारिवारिक सदस्य घर में मौजूद नहीं था। सीएम का पूरा परिवार इन दिनों देहरादून में ही है, लेकिन सीएम के स्टाफ से जुड़े कुछ लोग उस घर में थे, जिनकी 2 दिन तक नींद बिल्कुल गायब रही। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब क्या सांप का रेस्क्यू कर लिया गया है और कितने घंटे रहा ये सांप धामी के घर पर? देखिए, लगभग 2 दिन तक लगातार ये सीएम के घर में ही मौजूद रहा और एक तरह से आंख मिचौली का खेल चलता रहा जो फॉरेस्ट की टीम है और इस जहरीले सांप के बीच चलता रहा। और कि ये जो गौशाला होती है वहां से घुसते हुए अंदर गया था और गौशाला में जो बछिया थी, गाय की बछिया थी, उसको इसने डस लिया और गाय की बछिया की मौत हो गई। उसके बाद जब सूचना दी गई फॉरेस्ट की टीम को, तो फॉरेस्ट की टीम वहां पहुंची और उसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पर पहुंचे, बछिया का इलाज किया और बछिया को नहीं बचाया जा सका, बछिया की मौत हो गई। लेकिन जब तक सांप का रेस्क्यू नहीं किया गया तब तक जो है वन विभाग की टीम यहाँ डटी रही और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को घर के अंदर से निकाला गया। लगभग 3 से 3.5 फीट लंबा ये सांप बताया जा रहा है और काफी जहरीला सांप है और ये तराई के जो इलाके हैं यहाँ पर ये सांप पाया जाता है। और अक्सर जब बारिश का मौसम होता है और उमस भरा मौसम होता है तो ये घरों के अंदर जो है अपने बिलों से निकल करके घरों के अंदर चला जाता है और यही इस सांप के साथ हुआ। और फॉरेस्ट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 दिन तक इसके पीछे लगे रहे। कभी सांप किसी बिस्तर के अंदर घुस जाता, कभी अलमारी के अंदर घुस जाता और बहुत बिल्कुल फाइनली सांप को काबू में कर लिया गया और अब उसे वन में छोड़ दिया गया है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि एक जानवर को तो इसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसी व्यक्ति पर इसने हमला नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात सीएम धामी के केदारनाथ दौरे की करें तो मौसम खराब होने के चलते ये दौरा कैंसिल हो गया। सीएम धामी आज सुबह ही देहरादून से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से निकले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंड ही नहीं कर पाया, जिसके बाद वो राजधानी दून वापस लौट आए। सीएम के साथ मुख्य सचिव एस.एस. संधू भी मौजूद थे। और हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। महालक्ष्मी योजना के तहत किट वितरण कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या पहुंची थी, जहां पर काफी संख्या में महिलाएं भी आई। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से खचाखच भरा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई करता दिखाई नहीं दिया। खुद मंत्री रेखा आर्या भी बिना मास्क के नजर आई और सवाल पर कहा कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि जो सरकार के द्वारा बनाई गई एसओपी है, चाहे वो मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चूँकि मैं खुद वैक्सीन हूँ, हमारे यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो सारे वैक्सीन हैं। हाँ, आए आगुन तक जो हैं वो सारे वैक्सीन हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप भी वैक्सीन हैं, तो इसलिए शायद मैंने सोचा कि आप लोग सुरक्षित हैं तो मैं भी सुरक्षित हूँ। तो आप सुरक्षित हैं तो मैं भी सुरक्षित हूं, लेकिन कहा यह जा रहा है और ये सबको पता है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और रेखा आर्या ऐसा करती दिखाई नहीं दी। हालांकि इसके जवाब में उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया है। बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, ये सब जानते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो भी आप मास्क पहनेंगे, लेकिन जब सवाल पूछा गया रेखा आर्या से तो उनका जवाब ये था कि सब सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूँ। जी बिल्कुल, देखिए हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो अभी प्रकोप है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा लगातार तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं और सरकार भी लगातार लोगों को, जनता को आगाह कर रही है कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रति सब जागरूक बने रहें।
लेकिन कई बार ऐसे देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो अंग है, जो हिस्सा है, वो भी इसमें लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो मामला है ये हरिद्वार का मामला है, जहां पर एक कार्यक्रम में जो कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या वो पहुंची हुई थी। ये कार्यक्रम जो है पहले दूसरे हॉल में होना था, ऑडिटोरियम में होना था, जो कि काफी बड़ा हॉल है, लेकिन बाद में कार्यक्रम को चेंज कर दिया गया और एक छोटे हॉल में उसको आयोजित किया गया, जिसमें देखने के लिए ये मिला कि जो जनता से ठसाठस ये पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग मास्क के नजर नहीं आ रहे थे और उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मंत्री खुद भी बिना मास्क के उसमें नजर आई, पूरे कार्यक्रम में उन्होंने बिना मास्क के। बिल्कुल, एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाए, और अगर सरकार के मंत्री ही इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर किस तरह से रुकेगा कोरोना, ये सवाल बड़ा जरूर खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ियों को गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, और इसके तहत अब बॉर्डर पर ही कांवड़ यात्रियों को गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए बॉर्डर और चेकपोस्ट पर नोडल अधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं। और चुनावी साल में उत्तराखंड बीजेपी चुनावी माहौल बनाने के लिए जनता के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, और इसी क्रम में अब बीजेपी केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के उत्तराखंड दौरे की भव्य तैयारियां कर रही है। पार्टी के मुताबिक अजय भट्ट के आगमन पर 16 से 21 अगस्त तक बीजेपी 3 दिन की आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 3 लोकसभा क्षेत्रों के 6 जिलों को टच करेगी, और इस दौरान छोटी छोटी सभाएं होंगी, और उत्तराखंड को पर्यटन और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय देने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया जाएगा। हमारी सरकार में जो अभी नए मंत्री दिए और पूरी पार्टी सामूहिकता के साथ लगे और जनता उनका स्वागत करे, ऐसा एक कार्यक्रम आएगा। आशीर्वाद यात्रा के रूप में हम जनता का आशीर्वाद लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे प्रदेश को रक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में महत्व दिया है। और चमोली में लगातार बारिश से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बारिश के चलते सड़कों पर मलबा आने से यातायात भी प्रभावित हुआ। पुरसाड़ी, चटवापी पुल और लामबगड़ में सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। एनएच की टीम मशीनों के जरिए मलबा हटाकर सड़क खोलने की कोशिश लगातार कर रही है। लामबगड़ में सेना की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन मार्ग बंद होने पर जवानों ने ही मार्ग खोलना वहां शुरू कर दिया। नंदप्रयाग के पास रोड बंद। और रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेश नगर में तेज बारिश से 2 मकान धंस गए हैं, जबकि 1 मकान क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एडीबी द्वारा बने सीवर के चैम्बरों पर प्लास्टर तक नहीं किया गया। बीते साल भी हुई बारिश में कई मकानों में दरारें आ गई। सूचना मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। फिलहाल सभी घरों को खाली करवा दिया गया है। अतिवृष्टि के बाद यहाँ पे थोड़ा दुकानों के तरफ जाने से काफ़ी डैमेज आया है। इस मकान पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज इसमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आके स्थल निरीक्षण किया और देखा जाएगा कि किस कारण से ये इशू क्रिएट हुआ है। बाकी संबंधित परिवारों को भी जो पॉसिबल रिलीफ है वो एक्सटेंड करने का प्रयत्न किया जाए। और उत्तरकाशी में 2021 के मानसून की बरसात ने आपदाओं के साथ ही कई पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया। ऐसी तस्वीरें 2016 के आपदा में प्रभावित हुई सीमांत बंगाण गांव की है, जहां पर दुचाणु और किराणु गांव के लोग आज भी उफनते नाले को पैदल ही पार करते नजर आते हैं। गदेरे का बढ़ता जलस्तर कभी भी ग्रामीणों की जिंदगी लील सकता है। इसके कारण ये जान हथेली पर रखकर नाला पार करने को मजबूर हैं। 2019 की आपदा में बंगाण क्षेत्र के दुचाणु और किराणु सहित मलाना, एराला, भटाडीस, शिलोली को जोड़ने वाला मोटर पुल बह गया था, जिसके बाद से आज तक यहां पर पुल नहीं बन पाया है। क्षेत्र की मोटर मार्ग, मोटर पुल, झूला पुल, पैदल पुल सब बह गए। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आप देख सकते हो कि एक पल से ही जो विभाग द्वारा एक टेम्पररी व्यवस्था की गई थी वो सब बह गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक जो 2 गाँव को जोड़ने वाला मोटर पुल था वो सब बह गया था और विभाग द्वारा टेम्पररी नहरों रास्ता बनाया गया था वो पूरी रूप से खत्म हो गया है। और लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहीं पौड़ी के जुआलगढ़ में बनी बरसाती झील लोगों के साथ नए पुल के लिए भी अब खतरा बना हुआ है। श्रीनगर में चंद्रभागा नदी पर पीडब्ल्यूडी और एनएच ने पुल बनाने के लिए मिट्टी और सीमेंट का प्लेटफॉर्म बनाया था,
लेकिन पुल बनने के बाद इसे हटाया नहीं गया, जिससे वहां झील बन गई और पानी जमा हो गया। 12 जुलाई को झील टूटने पर खेतों में पानी भर गया, कार भी बह गई और पुराना पुल भी ढह गया और अभी भी झील से खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने इसके लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार माना है। अब वो ना हटने के कारण अब इन्होंने नेग्लिजेंसी करी अपनी। नेचर ने तो अपना एक रास्ता वहाँ तय कर रखा, गदेरा है। तो इसी संबंध में मेरे द्वारा जांच करके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एनएच को भेजा गया है, अपना जो क्षतिपूर्ति करें लोगों की जो नुकसान हुआ है, और अगर नहीं करते हैं तो किन नियमों के तहत वो नहीं करेंगे। इधर पीडब्ल्यूडी एनएच अधिकारियों का मानना है कि पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वो गधेरे का पार्ट है और वहाँ पर पानी आना ही था पूरा, वहाँ पर कार करने की जगह थोड़ी, वो तो गधेरा है तो पानी निकलना ही था, वो कटना ही है उसका। हमारी फाउंडेशन काफ़ी नीचे, हमारा पुल पूर्ण रूप से सुरक्षित है। एक तरफ बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं, साथ ही हादसे की आशंका भी बनी है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार बेफिक्र हैं। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। और मानसून के दौरान टनकपुर चंपावत हाईवे मलबा आने की वजह से बंद हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग वैकल्पिक मार्ग डाडा मीनार का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मौजूदा समय में सड़क भी बदहाल हो चुकी है। रीठा साहिब चंपावत लोहाघाट को जोड़ने वाली इस बदहाल सड़क को विधायक जल्द ही डामरीकरण कराकर ठीक कराने का दावा कर रहे हैं। डामरीकरण इसमें कुछ बचा हुआ है, तो इसके लिए राज्य सरकार ने भी 7 किलोमीटर की सैंक्शन दी है और अभी प्रस्ताव बनाया गया है कि पूरी सड़क आगे को प्रधानमंत्री सड़क योजना में रखी जाए। और अगर आप आधुनिक तकनीक से खेती करना चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जैसे टिहरी के युवा किसान प्रभात ने अपनी किस्मत बदली। टिहरी के झड़ीपानी निवासी 28 साल के प्रभात रमोला इंजीनियर हैं और चंडीगढ़ में नौकरी करते थे, लेकिन अपने गांव से लगाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़कर गांव का रुख कर लिया। लेकिन गांव में रोजगार के नाम पर सिर्फ खेती थी। इसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, लेकिन कम मुनाफे के चलते उन्होंने खेती के विकल्प पर शोध किया और फिर शुरू की हाइड्रोपोनिक्स खेती। पंतनगर में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने पॉली हाउस बनाकर हाइड्रोपोनिक्स खेती की शुरुआत की। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फील्ड में था। उसके बाद मैंने कुछ अपना काम शुरू करने का सोचा और अपने गांव से लगाव होने के कारण यहाँ आकर देखा कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। फिर यहाँ पर जैसे खेती में ही ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग से शुरू किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत कठिनाई और गोबर खाद और लेबर वर्क बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने और नई टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च करी, तो हमें पता लगा कि हाइड्रोपोनिक्स नाम की भी एक खेती होती है। हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के ही पौधों को पानी दिया जाता है। फिलहाल प्रभात के पास 3 पॉली हाउस हैं, जिसमें टमाटर, शिमला मिर्च और चाइनीज खीरे जैसी फसल तैयार है। जैसे कि कोविड पीरियड में हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से युवा वापस आए हैं, जो मतलब बाहर होटल लाइन में काम करते थे और बहुत ज़्यादा सैलरी पर नहीं थे। अगर वो अपने गांव में रहकर इस खेती को शुरू करना चाहते हैं तो पॉली हाउस में आपको 90% सब्सिडी मिलती है। हाइड्रोपोनिक्स में भी कोई सब्सिडी नहीं है, लेकिन अगर आप 100 स्क्वायर मीटर से भी शुरू करते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 का खर्चा आता है। इस युवा किसान ने बेरोजगार युवाओं से हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती की अपील की, साथ ही सरकार से इस पर सब्सिडी की मांग की है। आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं। गवर्नमेंट से हमारी इस टाइम यही अपील है कि जैसे पॉली हाउस और बाकी चीज़ों पे इरिगेशन में 90% 80% सब्सिडी है, ऐसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जो हमारा अंदर लगता है उसमें भी 50% या थोड़ी बहुत अगर सब्सिडी मिलती है तो हमारे आम किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा होता है। बदलते वक्त के साथ खेती के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में पहाड़ के लोगों के लिए हाइड्रोपोनिक्स खेती रोजगार के साथ लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे कोटद्वार के सनेह समेत झंडी चौड़ इलाके में इन दिनों हाथियों का बेहद आतंक बना हुआ है। हाथियों का झुंड लगातार आबादी वाले इलाकों में घुस रहा है और खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने इलाके में गश्त लगाने के साथ ही लोगों को सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है। मानसून का टाइम है, हर तरफ हरियाली है, फसल भी हो रखे हैं, तो हाथियों के अंदर ये स्वाभाविक होता है कि वो आबादी की तरफ जाते हैं। और आजकल प्रायः आप लोगों के माध्यम से भी मुझे प्राप्त हो रहा है कि आबादी की तरफ हाथी जा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम
यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को केयरफुल रहने का सलाह दें। और पौड़ी के ग्राम पंचायत द्वारखिल स्थित भैंसरो गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने मदर पोल्ट्री यूनिट, मुर्गीबाड़ा, हैचिंग यूनिट और सोलर प्लांट की स्थापना की है। महिला समूहों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और स्थानीय उत्पादों के उत्पाद को देखने अधिकारियों के साथ डीएम भी पहुंचे। इस दौरान डीएम ने गांव की महिलाओं की तारीफ की, वहीं डीएम ने गांव की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। NRLM के माध्यम से कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे मदर पोल्ट्री यूनिट का स्थापना किया गया है। साथ साथ में हैचिंग यूनिट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, अभी फंक्शनल नहीं हुआ है। शीघ्रता से फंक्शनल करने के लिए कार्रवाई की जा रहा है। मैंने समूह की महिलाओं से वार्ता किया, उनसे और कुछ कार्यों की जानकारी हासिल किया है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। साथ में ग्राम की अन्य समस्याओं में भी उन्होंने अवगत कराया, प्रमुखता से पेयजल की समस्या और सड़क मार्ग के बारे में उन्होंने अपनी समस्या को बताया हुआ है। उसको शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए हम संबंधित विभाग से वार्ता करके कार्रवाई करेंगे। और भीमताल में नेवी से जुड़े पहलवान हाई एल्टीट्यूड पर कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें ओलंपियन पहलवान कुलदीप सिंह, संदीप तोमर, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रवि दीक्षित भी शामिल हैं। ये ट्रेनिंग कैंप भीमताल के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में चल रहा है। पहलवानों को कड़ी ट्रेनिंग सुबह से ही शुरू हो जाती है और इस कैंप में ऑक्सीजन के ज्यादा दबाव वाले क्षेत्रों में और अलग अलग मौसम में कुश्ती और स्क्वैश के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। रियो ओलंपिक 2016 और एशियन गेम्स फेम पहलवान कुलदीप सिंह इस कैंप के मुख्य ट्रेनर हैं। स्क्वैश कोच सतीश कुमार और कुश्ती कोच सिकंदर तोमर भी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग में नौसेना की कुश्ती और स्क्वैश टीम के करीब 50 खिलाड़ी एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। आम जनता का आए दिन सरकारी ऑफिस से वास्ता पड़ता है। अब सीएम धामी इसे लेकर बेहद सख्त दिख रहे हैं और अब 2 घंटे अफसरों को कुर्सी पर बैठना होगा और जनता का काम करना होगा। यही नहीं, अब कई जिलों के डीएम बदलने की भी तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का अभी 1 महीने का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। उससे पहले मुख्य सचिव से लेकर कई विभागों के सचिव बदल चुके हैं। वहीं अब जिलों में डीएम और फिर एसपी बदलने की तैयारी है। कहीं शिकायत है तो कहीं किसी की परफॉर्मेंस खराब है। सूत्रों के मुताबिक 12 जिलों में से ज्यादातर में डीएम बदले जाने की तैयारी है, जबकि देहरादून के डीएम को पहले ही बदला जा चुका है। खास तौर पर टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत में बदलाव तय माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सरकार में अधिकारियों की मनमानी के किस्से आम रहे और मंत्री विधायक अधिकारियों से झगड़ते रहे, पर चुनाव से पहले पुष्कर धामी अधिकारियों की कुर्सी बदलकर मैसेज सुधारना चाहते हैं। देखिए, बदलाव शासन की एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कोई बात तो नहीं है कि अगर आप फलाना बदल गया, फलाना बदल गया तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। रूटीन ट्रांसफर भी होते हैं और सत्ता में चेहरा बदलता है तो कहीं ना कहीं जिलों के चेहरे ही बदलते हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार में अधिकारियों को कुर्सी पर बिठाने की भी कोशिश हो रही है। गुरुवार को मुख्य सचिव ने जिलों में आदेश दिया है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हर अधिकारी सब काम छोड़कर कुर्सी पर बैठेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे और हर महीने क्या किया ये रिपोर्ट भी सौंपेंगे। मुख्य सचिव का ये आदेश मंडल से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक लागू होगा। हमने कहा है कि केवल समस्या तो है, लेकिन समस्याओं का हल भी हमें ही ढूंढना है। उसके लिए हमने अधिकारियों को कहीं ना कहीं हमने कहा है कि जिलों में जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यानी जिनका समाधान हो सकता है, उनको सचिवालय के स्तर पर नहीं आना चाहिए, उनका वहीं पर समाधान होना चाहिए और उसके लिए उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स होना चाहिए। उत्तराखंड को नेता नहीं अधिकारी चलाते हैं, ये धारणा आम है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुष्कर धामी इस बात से बच पाएंगे और जिलों में अधिकारी बदलने से लेकर उनको कुर्सी पर बैठाने का काम मुख्यमंत्री कितनी आसानी से कर पाएंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।